Hey guys, hi. So we are starting with the new chapter now, which is the human sexual reproduction. ठीक है. अब ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और कुछ चीज़ें हैं इसमें जो याद रखनी है, बट मेजॉरिटी क्या है ना कि ये चैप्टर समझने वाला है. ठीक है. हार्मोन के इंटरैक्शंस, एनाटमी के नंबर्स, कुछ नंबर्स है जिस पे बार बार क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. तो इफ़ यू आर एबल टू रिमेंबर ऑल ऑफ दोज, दिस चैप्टर इज एज ईजी एज इट गेट्स. बस समझना है और कुछ चीज़ों को याद रखना है. ठीक है. सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, सो वी हैव प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन अस. what is primary reproductive organs? So we'll always have, in sexual reproduction, we'll always have the production of gonads, production of gametes. Gametes क्या हैं? Gametes, they are cells that will have half the number of chromosomes in case of humans. ठीक है. And what's the purpose of the gamete? Gamete का purpose क्या है? Fuse करके वो zygote बनाएंगे. Okay. So humans are diploid organisms. और याद रखना यहाँ पे मियोसिस का खेल आएगा स्पेसिफिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. तो जब जैसे वो आएगा हम उस समय वो कवर भी कर लेंगे. ओके. सो रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमंस आर गैमीट्स. और ये गैमीट जिसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है दैट वुड बी काउंटिंग एज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, द गोनाड्स. तो गोनाड वो ऑर्गन हुआ जिसमें आपका गैमीट प्रोड्यूस होता है. मेल एंड द फीमेल गैमीट हैज टू फ्यूज एंड आफ्टर फ्यूजन आपका बनेगा जाइगोट. जाइगोट टेक्स अराउंड 9 months ऑफ डेवलपमेंट एंड उसके बाद हमारा जो न्यू बॉर्न बेबी है वो डिलीवर होता है. अब इसी प्रोसेस को हमने पार्ट्स में तोड़ना है और समझना है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है. ओके. सो विल स्टार्ट विथ फर्स्ट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म करेंगे. दैट मीन्स विल स्टार्ट विथ मेल का एनाटमी एंड मॉर्फोलॉजी, देन विल डू मेल का स्पर्मेटोजेनेसिस, देन विल कम विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल एनाटमी, फीमेल गेमिटोजेनेसिस, फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल. आप समझोगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ईस्ट्रस साइकिल. ईस्ट्रस साइकिल अभी सिलेबस में नहीं है. पहले एक चैप्टर आता था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो एक्चुअली में चैप्टर 1 था, उधर इसका थोड़ा सा मेंशन था, तो इसलिए समझ लेंगे. छोटा सा 2 मिनट का टॉपिक भी नहीं होगा वो. फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ लेने के बाद फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन एंड लास्टली पार्चुरेशन विच इज चाइल्ड बर्थ. तो ये फ्लो होने वाला है टॉपिक्स का. ठीक है. तो चलो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें. सो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन दी पेल्विस रीजन. पेल्विस मतलब हिप रीजन को कहते हैं. ठीक है. अब देखो ये याद रखना कि हम यहीं पे यही चीज़ छोटी छोटी चीज़ों में ना आपको कंफ्यूज करेंगे. पेल्विस रीजन या एब्डोमिनल रीजन नहीं, पेल्विस रीजन विच इज लोअर टू एब्डोमेन, द लोअर हिप रीजन, दैट इज द पेल्विस रीजन. और क्या क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? तो सबसे पहले देयर वुड बी अ गोनाड. एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ द गोनाड? वेरी सिंपल. द पर्पस ऑफ द गोनाड इज द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट. गोनाड के अलावा एक्सेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स होंगे. याद रखना, एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी का मतलब होता है समथिंग दैट हेल्प्स. हेल्प्स बोले तो मदद करता है. तो ये डक्ट्स किसी न किसी तरीके से स्पर्म को कैप्चर करके बॉडी के बाहर ले जाने की मदद करेंगे. इन फीमेल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन हैपेंस, विच मीन मेल के पास एक कॉपुलेटरी ऑर्गन होगा. विल सून सी. कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या होता है? एक ऑर्गन जो गैमीट को फीमेल के अंदर में डिपॉजिट करेगा. ओके. तो एक्सेसरी डक्ट्स का काम बहुत सिंपल है, टू कैरी दीज गैमीट्स to the copulatory organ so that copulatory organ in human males, that is penis, वो जो है फीमेल के बॉडी में उसको डिपॉजिट कर सके. एक बार फीमेल की बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो गया स्पर्म्स, तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो सकता है. ठीक. सो एक्सेसरी डक्ट्स क्या हैं? दे आर रीटी टेस्टिस, वासा इफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा. ठीक है. अब इसको ऐसे रटना नहीं है, यू नीड टू विजुअलाइज इट. देखो ये ऐसा चैप्टर है जिसमें लोग थोड़ा हेजिटेट करते हैं समझने में, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ, बट दैट हेजिटेशन विल नॉट हेल्प. ठीक है. फ्यूचर डॉक्टर्स हो आप,
Okay, so try to visualize, don't think about I mean, see, it's a part of the body. Simply treat it as a part of the body, that's it. Okay, so the more you understand it, the less you have to worry about क्या है कैसा है. तो चलो मेल एनाटॉमी में शुरुआत करते हैं. So if we start with the male anatomy, सबसे पहले what do we see? A pair of testes hangs outside the body. यहाँ पे ये मत देख सोचना कि ये टेस्टिस बॉडी के इनसाइड में है, नहीं. इट्स हैंग्स इन अ पाउच. ठीक है, ये जो आपका स्किन का फोल्ड है, दैट स्किन का फोल्ड इज अ पाउच. इस पाउच को हमने कहा स्क्रोटम, नॉट स्कॉर्टम, स्क्रोटम. ठीक है, ये स्किन और मसल्स और एडिपोज टिश्यू लाइक एनी अदर ऑर्गन, इट्स अ स्किन का पाउच जो टेस्टिस को कंटेन करता है और ह्यूमन मेल के बॉडी के बाहर हैंग करता है. ओके, सो स्किन कवर्ड बैग जिसमें स्ट्रक्चर होगा, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? टेस्टिस. नाउ टेस्टिस ही मेल गोनाड है और मेल गैमीट यानी स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा. नंबर्स लिखे हुए, नंबर्स को फॉलो करो. ठीक, अभी इंटरनल स्ट्रक्चर भी पढ़ना है टेस्टिस का, अभी हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख रहे हैं. अब टेस्टिस के बाहर आपको बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा एपिडिडाइमिस. एपिडिडाइमिस क्या है? इट्स अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. अब देखो यहाँ पे एपिडिडाइमिस बहुत छोटा लग रहा है, अभी जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो इट्स अ वेरी लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब. अंदर में बहुत सारा बड़ा सा कॉइल्ड ट्यूब है जिसमें स्पर्म का स्टोरेज रहता है. जब मेल सेक्सुअली स्टिमुलेटेड होता है तो एपिडिडाइमिस के मसल्स और आगे देखने वाले वास डिफरेंस के मसल्स रिदमिकली कंट्रैक्ट करते हैं. इस कंट्रैक्शन से हमारा स्पर्म को फोर्स करते हैं आगे बढ़ने के लिए, पाथ से आगे बढ़ने के लिए. तो स्पर्म प्रोड्यूस भले ही टेस्टिस में हो रहा है, बट लार्जली इट इज स्टोर्ड विद इन दी एपिडिडाइमिस. ठीक, अब एपिडिडाइमिस किसको लीड करेगा? इस ट्यूब को लीड करेगा. याद रखना, ये ट्यूब भी बॉडी के बाहर ही है. ठीक है, दिस ट्यूब इज ऑल्सो आउटसाइड द बॉडी एंड दिस ट्यूब इज वास डिफरेंस. ट्यूब है जो स्पर्म को कैरी करेगा. कहाँ? स्क्रोटम से टू द इनसाइड ऑफ द बॉडी. ओके, इनसाइड ऑफ द बॉडी में कैरी कर रहा है. अब आप देखोगे ये जो इनसाइड ऑफ द बॉडी गया, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से पीछे जा रहा है. ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, ये रहा हमारा यूरिनरी ब्लैडर, राइट. इस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से पीछे की तरफ जा रहा है. और ये है हमारे दो यूरिटर्स. यूरिटर्स कहाँ से आए? किडनी से आए. तो किडनी से आने वाले यूरिटर्स के पीछे से गया. अब ये जो हमारा वास डिफरेंस था, इसको इफरेंस से कंफ्यूज नहीं करना है. हमारा वास डिफरेंस एक और ग्लैंड से ज्वाइन करेगा. ओके, सो देयर इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस, देयर विल बी अ पेयर ऑफ वास डिफरेंस. यहीं पे समझना है, एक मत इमेजिन करना. एक पेयर ऑफ टेस्टिस था, दोनों ही टेस्टिस से एक एक वास डिफरेंस निकला और दोनों ही तरफ गया और दोनों ही तरफ एक एक सेमाइनल वेसिकल होंगे. एक छोटा सा ग्लैंड है, डिटेल में समझेंगे इसका क्या काम है, जो फ्रक्टोज और कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स को ऐड करता है. ठीक, तो देयर इज अ शॉर्ट ट्यूब जो कि वास डिफरेंस और आपके सेमाइनल वेसिकल के फ्यूजन के बाद बनता है. ठीक, देखो ये जो ब्राउन स्ट्रक्चर है, ये है हमारा इजैकुलेटरी, सॉरी ये है हमारा सेमाइनल वेसिकल, पी शेप्ड ग्लैंड कह सकते हैं कभी कभी. और ये जो स्ट्रक्चर हम दिखा रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर इज आपका वास डिफरेंस. दोनों फ्यूज करके एक छोटा सा शॉर्ट ट्यूब बनाता है. इस शॉर्ट ट्यूब को हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट. ठीक, इजैकुलेशन में हेल्प करेगा और बेसिकली स्पर्म को बॉडी के बाहर लेकर जाएगा. ओके, इजैकुलेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ मेल रिलीजेस द स्पर्म. ओके, नाउ अब ये दोनों मिलके बनाए इजैकुलेटरी डक्ट एंड इजैकुलेटरी डक्ट एंटर्स यूरिथ्रा का, सॉरी प्रोस्टेट ग्लैंड, नॉट यूरिथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड. अब प्रोस्टेट ग्लैंड
यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे और ठीक आगे है। देखो आप ये समझो, ये नॉट आगे, सॉरी माय बैड, नॉट आगे, ये जो पार्ट है ना, दिस पार्ट, दिस इज ऑल्सो यूरिथ्रा। अगर मैं आपको, डोंट वरी, एक्सक्रीशन में हम डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे, बट यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब निकलती है, ऐसा समझो एक फनल शेप ट्यूब। इस फनल शेप ट्यूब को हम यूरिथ्रा बोलेंगे। यही यूरिथ्रा आगे पीनिस में एंटर करता है और यूरिन को आगे लेकर जाता है पीनिस में, जहां से डिस्चार्ज होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर से निकला यूरिथ्रा। इसी यूरिथ्रा में ज्वाइन कौन करेगा? इजैकुलेटरी डक्ट। कूल। सो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड एक सिंगल ग्लैंड है, एक सिंगल यूरिनरी ब्लैडर से आता है, और इसी प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर इस यूरिथ्रा को ज्वाइन कौन करता है? इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक। अब इजैकुलेटरी डक्ट इज ऐसा लाइंड बाय ऑन बोथ द साइड्स टू दिस प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीटरी टिश्यू। आप समझो, प्रोस्टेट ग्लैंड इज अ ग्लैंड, वो आपको सिक्रीशंस देगा, कुछ ना कुछ एंजाइम्स और लार्जली साइट्रेट और सम एंजाइम्स का सिक्रीशन देगा। तो इसी एक्सक्रीटरी ये जो इजैकुलेटरी डक्ट बना, दिस विल बी सराउंडेड, है ना, सराउंडेड बाय दीज ग्लैंड्स, जो सारा का सारा सिक्रीशन आपके इजैकुलेटरी डक्ट और कॉमन यूरिथ्रा में डाल रहे हैं। ठीक। इस पार्ट ऑफ यूरिथ्रा को, जो यूरिथ्रा और इजैकुलेटरी डक्ट से मिलकर बनता है, हम कहते हैं प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा। क्यों? क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर है। तो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड किसके अंदर से होके गुजरता है? आपके सॉरी, इसी के अंदर आपका यूरिथ्रा है, और यूरिथ्रा किसके अंदर से होके गुजरता है? प्रोस्टेट ग्लैंड से। ठीक। अब जो है यूरिथ्रा पास करेगा पेरिन्यूयम से, या आप कह लो कि द बेस और द फ्लोर ऑफ द पेल्विक कैविटी। देखो यही पेल्विक कैविटी है, ठीक है, यही आप देख सकते हो, दिस होल थिंग इज द पेल्विक कैविटी। कैसे पता? ये देखो पीछे हमारा क्या कहते हैं, हमारे वर्टिब्रीज हैं, है ना, टेल बोन्स हैं, तो दिस इज पेल्विक कैविटी। अब यहाँ पे एक चीज और देखने की बात है, मेल्स में दो ट्यूब्स हैं। ये जो ट्यूब आप देख रहे हो, दिस ट्यूब इज अ रेक्टम, यानी एलिमेंट्री कनाल से आया हुआ है। एलिमेंट्री कनाल वाले ट्यूब के जस्ट आगे आपका यूरिनरी ब्लैडर था, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड था। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस स्ट्रक्चर राइट हियर, दिस इज द पेरिटोनियम, फोल्ड ऑफ द बॉडी वॉल, जिसके ऊपर आपके इंटेस्टाइन्स वगैरह हैं। इंटेस्टाइन्स ऊपर प्रोटेक्टेड है, उसके नीचे यूरिनरी ब्लैडर। तो अगर ऊपर होता ना तो हम बोल देते एब्डोमिनल कैविटी, बट नीचे इन दी पेल्विस, मतलब पीछे एंड आगे, सराउंडेड बाय द पेल्विक कैविटी इज आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब पहले बात किया हमने प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा का, यानी वो यूरिथ्रा का पार्ट जो प्रोस्टेट ग्लैंड से होके गुजरता है। फिर हम बात करेंगे मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, वो यूरिथ्रा जो पेल्विक फ्लोर के मसल वॉल से होके गुजरता है। ठीक। अब पेल्विक फ्लोर के मसल वॉल में ही एक तीसरा ग्लैंड छिपा होता है, वो तीसरा ग्लैंड इज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड। ओके, स्पेलिंग पे ध्यान देना, आपको बोर्ड भी लिखना है। फॉर 12th प्लीज रिमेंबर, आपको बोर्ड भी लिखना है, तो स्पेलिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला ग्लैंड था सेमाइनल वेसिकल, दूसरा ग्लैंड था प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा, और सॉरी प्रोस्टेट सिंपली, तीसरा ग्लैंड है बल्बो यूरिथ्रल। अब हमें ये याद रखना है, दो सेमाइनल वेसिकल होंगे, लेकिन एक सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड होगा। ओके, एंड वंस अगेन कॉपर्स ग्लैंड, एक पेयर दोनों साइड होंगे जो अपना सिक्रीशन देंगे। डिटेल में बात करेंगे कॉपर्स ग्लैंड पे, बट मेजर काम क्या है? लुब्रिकेशन करता है स्पर्म के पाथ का, और यूरिथ्रा को न्यूट्रलाइज करता है। अब यूरिथ्रा को न्यूट्रलाइज करने की जरूरत ही क्या है?
क्योंकि यूरिथ्रा इन ह्यूमन मेल इज अ कॉमन पाथ फॉर स्पर्म एंड यूरिन, और यूरिन का पीएच क्या होता है 6.5, राइट। तो इसीलिए कॉमन पाथ को न्यूट्रलाइज करता है स्पर्म के साथ, कि स्पर्म को एसिडिक नेचर से प्रॉब्लम ना हो जाए। ओके, उसके बाद फाइनल जो है यूरिथ्रा नीचे पीनिस में डिसेंड करेगा, और इसी डिसेंडिंग पार्ट ऑफ यूरिथ्रा को हम कहते हैं स्पॉन्जी यूरिथ्रा। क्यों? क्योंकि इस टिश्यू को जो उसको सराउंड करता है उसको हम कहते हैं कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। ओके, व्हाई? बिकॉज इट्स फिल्ड विथ स्पेसेस जहाँ पे ब्लड कैन एक्यूमुलेट, एंड उसी एक्यूमुलेशन के कारण द पीनिस गेट्स हार्ड। अभी हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिस्पॉन्स के समय कि दिस this penis is made up of two different types of tissues. One of the tissue is rich with blood spaces, और जब blood उन spaces में accumulate करता है, the pressure within the penis becomes more and the penis becomes erect. Normally penis flaccid होगा, ठीक है, blood flow करेगा, but not under high pressure. Okay, इतना clear है? Now, so finally आपका urethra, which is a common path, it is called the spongy urethra, and spongy urethra फिर से आपका sperm को body के बाहर लेकर आएगा, and sperm is not coming alone, sperm is coming along with the secretions of the seminal vesicle, secretions of the Copper's gland, secretion of the prostate gland, सारी secretions के साथ बाहर आता है। अब ये जो ऑर्गन है जो सिक्रीशंस के साथ स्पर्म को बाहर लेकर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड पीनिस। पीनिस में ही स्पॉन्जी यूरिथ्रा था। अब पीनिस का जो टिप होता है दैट इज एनलार्ज्ड। ओके, इस एनलार्ज्ड टिप ऑफ पीनिस को हम कहते हैं ग्लांस पेनिस। ओके, एनलार्ज्ड टिप ऑफ द पीनिस इज ग्लांस पेनिस, एंड इस ग्लांस पेनिस को आपके स्किन का एक फोल्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्किन फोल्ड हो जाता है, स्किन का एक फोल्ड इसको कवर करता है, उसी स्किन के फोल्ड को हम कहते हैं फोरस्किन। ओके, सो शुरुआत हुई थी टेस्टिस से बना था स्टोरेज एपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस बना जो अंदर लेकर गया, मिला सेमाइनल वेसिकल से, बनाया इजैकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा से लेकर आया, कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन लेकर आया, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा के एज बन के, क्योंकि इजैकुलेटरी डक्ट कॉमन यूरिथ्रा से मिलेगा, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा से मिलेगा, फिर मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा में बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन आएगा, फिर स्पॉन्जी यूरिथ्रा से लेके वापस पीनिस में आ जाएगा। ओके, सो these and finally the sperm along with the other fluids is called semen. ये जो इतने सारे secretions मिले, इसके बाद हम कह देते हैं the fluid that comes out is semen, which is sperm plus the secretions of the glands. ठीक? Now, glands, prostate, copper और आपका seminal vesicle है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब सेक्सुअल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल मतलब बाहर, ऐसे ऑर्गन जो बॉडी के बाहर हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे केस में, मेल्स के केस में, द एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन जिसका काम है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म को, सीमेन को फीमेल के अंदर इजेक्ट कर पाना या लेकर जाना। ओके, नाउ a lot of changes happen in human males during the period of around 10 to 14 years. हम कहते हैं मेल और फीमेल, they undergo a process and an event. This process and the event is puberty. Puberty में क्या होता है? Human males और females achieve sexual functionality, not maturity. Better word होगा functionality. देखो, functionality और maturity में फर्क है। जब हम फंक्शनैलिटी की बात कर रहे हैं, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द फिजिकल एंड मे बी फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, यानी बॉडी स्पर्म प्रोड्यूस कर रही है, एंड अगर स्पर्म वाज टू गो इनसाइड द फीमेल बॉडी,
फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल गैमीट का प्रेजेंस होगा और फर्टिलाइजेशन एंड हेंस रिप्रोडक्शन कैन हैपन. बिग वर्ड, can happen. Should it happen? Absolutely not. Why? Mental and other needs of the body are not mature right now. So can it happen? Definitely. Should it happen? No. Okay. So what is puberty? Puberty is the period and the process. Period भी है, process भी है, during which human males or females achieve sexual functionality. Shall they engage in sexual intercourse? There is a chance that they can produce a zygote and hence the offspring. So period भी है, process भी है. अब puberty lasts around 3 to 4 years. 3 to 4 years में ये sexual functionality आती है और ये आपके adolescence में होता है. Adolescence is usually the stage which is between 10 to 18 years. ठीक है, 10 to 18 years of age को adolescence कहते हैं. adolescence में 3 से 4 साल के पीरियड को हम प्यूबर्टी कहते हैं, जिसमें हॉर्मोन्स मेल्स में सेक्सुअल मैच्योरिटी को इंड्यूस करते हैं और मेजर हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन. ठीक, अब टेस्टोस्टेरोन डज नॉट ओनली कॉज द डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस. ठीक, टेस्टिस जन्म के समय ही बाहर आ चुका होता है. ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ या जस्ट बिफोर चाइल्ड बर्थ टेस्टिस हैज ऑलरेडी कम आउट ऑफ द ह्यूमन मेल बॉडी, डिसेंड हो चुका होता है. सभी मैमल्स में टेस्टिस बाहर नहीं आता, बट ह्यूमंस में टेस्टिस बाहर आता है. नाउ क्यों बाहर आएगा? क्योंकि बाहर आने से टेस्टिस का टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री ड्रॉप कर जाता है और इस वजह से टेस्टिस को लोअर टेम्परेचर मिल पाता है, जो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है. देखो, स्पर्म प्रोडक्शन हैपेंस एट अ वेरी फास्ट रेट. millions of sperms are produced every day. That means it is undergoing a high amount of cell division. इस केस में हम लो टेम्परेचर चाहते हैं. क्यों? हाई टेम्परेचर में किया तो कुछ ना कुछ डैमेज हो जाएगा और अगर डैमेज हुआ तो दैट इज नॉट गुड फॉर द रिप्रोडक्शन प्रोसेस टू हैपन. तो हमें चाहिए लोअर टेम्परेचर विच इज एप्रोप्रिएट फॉर दैट हाई अमाउंट ऑफ सेल डिवीजन. फीमेल्स में क्यों नहीं होता? क्योंकि फीमेल में ये सेल डिवीजन हैपेंस ओवर ईयर्स एंड डेकेड्स. ओके, डेकेड क्यों मैं बोल रहा हूं, मैं समझाऊंगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. बट मेल में ये प्रोसेस हैपेंस विद इन अराउंड 75 to 84 days. Within 75 to 84 days, a human male sperm is generated from its progenitor cell. ठीक है, although this process takes 75 to 84 days, millions of sperms complete their production every day. ठीक है, जैसे कि आपको स्कूल खत्म करने में कितना समय लगता है? 12 साल. बट एवरी ईयर लगभग आपके स्कूल में 100 या 200 बच्चे ग्रेजुएट करते होंगे 12th क्लास, है ना? तो एवरी ईयर 12th क्लास ग्रेजुएट करने वाले बच्चे कितने हैं? लगभग 200. बट क्या वो एक दिन में ग्रेजुएट करें? नहीं, उनका एडमिशन हुआ था 10 साल पहले, 12 साल लगे उनको कंप्लीट करने में. सेम वे कंप्लीट करने में 75 to 84 डेज लगता है, लेकिन हर दिन मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं. ओके, नाउ टेस्टोस्टेरोन के कुछ और इफेक्ट्स भी हैं. टेस्टोस्टेरोन अलोंग विद अदर एंड्रोजेंस leads boy to grow facial, pubic and axillary hair. Facial hair, that is the hair on the face. Pubic hair is the hair on the pubic region. Pubic region का मतलब है in the external genital area, which is the area of the groin. Groin क्या होता है? Thighs और स्क्रोटम के बीच का जो एरिया है उसे ग्रोइन कहते हैं. और ये बेसिकली आप समझ सकते हो, थाइज के जो बीच का एरिया है दैट इज ग्रोइन. अदर एरियाज क्या हो सकते हैं? पीनिस के अराउंड, स्क्रोटम के अराउंड जो एरियाज हैं वहां भी हेयर का ग्रोथ आता है. एक्सिलरी हेयर इज द हेयर इन द आर्मपिट्स. आर्मपिट्स में जो हेयर होता है दैट इज एक्सिलरी हेयर. ओके, तो ये सब जगह जो हेयर हो रहा है वो ग्रो हो रहा है. ऑल्सो हेयर्स कम इन द चेस्ट. अब इसका क्या फंक्शनल रीजन है? वाई इज दिस हेयरी ग्रोथ हैपनिंग? इसको आप इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से सोचो. राइट नाउ
we live in a more structured, in a more civilized society which is uh, driven by a politeness and decency का मतलब है sexual activities are considered personal and private and there are ways people carry it on. पिछले ज़माने का मतलब मैं कह रहा हूँ ड्यूरिंग द ह्यूमन इवोल्यूशन, ये जो फेशियल, प्यूबिक, एक्सिलरी, चेस्ट हेयर्स है, दे वर दी साइंस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी. मेल्स में ये ऑटोमेटिकली होने से पता चल जाता था कि हाँ, मेल्स आर सेक्सुअली मैच्योर नाउ दे कैन कैरी आउट रिप्रोडक्शन. सो ये जो हार्मोनल कैस्केड बना है, इसका एक रीजन था टू इंडिकेट कि भाई मेल इज सेक्सुअली फंक्शनल नाउ टेस्टोस्टेरोन की वजह से लेरिंग्स भी आपके थिक और लॉन्ग हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेल्स का वॉइस यूजुअली डीप हो जाता है. ओके, स्किन बिकम्स ऑयली. व्हाई? सेम रीजन. स्किन के सिबेशियस ग्लैंड, जो ऑयल ग्लैंड्स हैं, वो ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन जनरल मसल और बोन ग्रोथ को भी इंक्रीज करता है. इसलिए मेल्स के बोन डेंसिटी एंड हेंस स्ट्रेंथ, स्केलेटल मसल्स कैन बिकम बिगर. बट हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरॉन को लेना कितना हार्मफुल है. ठीक है, व्हाई? बिकॉज इराइथ्रोपोइसिस बढ़ा देगा, ब्लड में आरबीसी का अमाउंट बढ़ा देगा, और ब्लड में अगर आरबीसी का अमाउंट बढ़ा तो ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, विच कैन कॉज प्रॉब्लम्स लाइक हार्ट अटैक. ओके, नाउ स्क्रोटम स्किन और कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होता है और मसल्स भी होते हैं इसके अंदर. सो कनेक्टिव टिश्यू को हम कहते हैं फैसिया. स्क्रोटम के स्किन के जस्ट नीचे फेशिया होगा और मसल्स होगा. अब ये मसल्स क्या कर रहे हैं? मसल्स इंश्योर कि जो स्क्रोटम है एनहेंस द टेस्टीज है, वो बॉडी से अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे हो. क्यों? क्योंकि हमें स्क्रोटम एनहेंस टेस्टीज का टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री कम रखना है. ज़्यादा रखेंगे तो प्रॉब्लम, ज़्यादा कम रखा तो भी प्रॉब्लम. तो स्क्रोटम के वॉल में भी मसल्स है और टेस्टीज को कनेक्ट करने वाली कॉर्ड में भी मसल्स हैं. अब ये दोनों चीज़ डिसाइड कर सकते हैं कि टेस्टीज बॉडी से कितना दूर है और किस टेम्परेचर पे है. देखो, जब स्क्रोटम के वॉल वाले मसल्स रिंकल होते हैं तो रिंकलिंग से क्या होता है? सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा. सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा तो लॉस ऑफ हीट वाया इवेपोरेशन कम हो जाएगा. वेयरएज ठंड में ये चीजें होंगी. ठंड में स्क्रोटम ज्यादा रिंकल्ड होगा. व्हाई? रिंकलिंग की वजह से लॉस ऑफ हीट जो हो रहा था अब वो नहीं हो रहा. ऑन दी कॉन्ट्ररी, इसका ठीक उल्टा, जब गर्मी ज्यादा है तो स्क्रोटम के जो ये वाले मसल्स हैं वो रिलैक्स करेंगे. रिलैक्स करने से क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ द स्क्रोटम हैज इंक्रीज और इवेपोरेशन के कारण, स्वेटिंग के कारण स्क्रोटम का टेम्परेचर एनहेंस, टेस्टिस का टेम्परेचर लोअर हो जाएगा. तो ये एक तरीका है जिससे हम टेस्टिस के टेम्परेचर को लो रखते हैं. दूसरा तरीका क्या है? देर आर अनदर सेट ऑफ मसल्स. आपको नाम नहीं जानने. क्रेमास्टर मसल्स, डार्टोज मसल्स होता है, आपको नाम नहीं जानने. नाउ दूसरा सेट ऑफ मसल्स क्या करता है? टेस्टिस को बॉडी के क्लोज या बॉडी के दूर रखता है. अगर टेस्टिस बॉडी के क्लोज है तो बॉडी का हीट शेयर हो रहा है, तो ठंड के समय मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और टेस्टिस को बॉडी के पास रखेंगे. गर्मी के समय मसल्स रिलैक्स करेंगे और टेस्टिस को बॉडी से दूर रखेंगे. ठीक, तो ये दूसरा तरीका है. तीसरा तरीका क्या हो सकता है? अब देखो, एक प्लेक्सस है. प्लेक्सस मतलब नेटवर्क. उसको है पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस. इट्स ओके इफ यू डोंट रिमेंबर द नेम. याद रखना, ये नाम याद रखना जरूरी नहीं है आपके लेवल पे. पहले होता था, अब नहीं है, बट लॉजिक याद रखना जरूरी है. अब इस प्लेक्सस से हम करते क्या हैं? जो आर्टीरियल ब्लड आ रहा है और जो वीनस ब्लड जा रहा है, इसको बहुत क्लोज एक दूसरे से रखते हैं. इसको क्लोज रखने से फायदा क्या है? जो ब्लड आ रहा है वो जाते वाले वीनस ब्लड से हीट एक्सचेंज कर लेता है. एज अ रिजल्ट आने वाला ब्लड ठंडा हो जाता है. जब आने वाला ब्लड ठंडा होगा तो टेस्टिस का टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करेगा.
ओके, सो दिस इज वाई जो आने वाला आर्टेरियल ब्लड है और जाने वाला वीनस ब्लड है, टेस्टिस में उसको क्लोज रखा जाता है, सो दैट टेस्टिस का टेम्परेचर हमेशा ठंडा रहेगा 2 to 2.5 डिग्रीज। ओके, चलो, सो दिस टॉक्स अबाउट द मेजर पॉइंट्स। टेस्टिस डिसेंड कब होता है बॉडी के बाहर? लेटर हाफ ऑफ 7 months। बाय बर्थ टेस्टिस हैज ऑलरेडी कम, बट एग्जैक्टली कब? लेटर हाफ ऑफ 7 month। रिमेंबर दिस वैल्यू। ओके, सो इट बिगिंस द डिसेंट, बिगिंस मतलब शुरू करेगा, और कब तक खत्म हो जाएगा? बाय बर्थ और शॉर्टली देयर आफ्टर। ठीक, सो टेस्टिस अपना डिसेंड, नीचे आना, रिमेंबर बिगिंस टू डिसेंड ऑलमोस्ट अराउंड 7.5 month, एंड बाय बर्थ ये डिसेंड कंप्लीट हो चुका है। कूल, चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस एंड इट्स रिलेटेड थिंग्स। नेक्स्ट में हम इंटरनल स्ट्रक्चर और ग्लैंड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। इंश्योर दैट यू आर वाचिंग दीज लेक्चर्स, बेटा बोर्ड के लिए भी जरूरी है। कूल, एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑफ कोर्स। टेक केयर।